स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। बच्चों, आज हम चतुर्भुजों का समझना कक्षा 8 का पाठ 3 करेंगे। इसमें पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 8 की पाठ 3 को समझाया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। इसमें ये मैंने लिया है प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में पहली आकृति ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये वाली है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये है। तो 8 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में हमें प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है। पहला बताना है साधारण वक्र। ये पता होना चाहिए हमें साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र वह आकृति है जिसमें रेखाएं सीधी हो या मुड़ी हुई हो, सीधी हो या मुड़ी हुई हो, किसी अन्य रेखा को ना काटे, इस तरह से बनी आकृति, और दूसरा उस अंदर आकृति के अंदर दूसरी आकृति ना बनी हो, उसको हम साधारण वक्र कहते हैं। दूसरा हमने पता करना है साधारण बंद वक्र क्या है, फिर बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। असाधारण वक्र अगर पता चल जाए तो उसके बाद साधारण बंद वक्र, जो साधारण वक्र हैं वही देखेंगे कि बंद है तो उसी को साधारण बंद वक्र कहेंगे। बहुभुज मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि रेखाखंडों से बना हुआ कोई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, और सिर्फ रेखाखंडों से बना हुआ, आपका वक्र नहीं होना चाहिए, रेखाखंड होने चाहिए उसमें, उत्तल बहुभुज, जिसके विकर्ण अंदर ही मिले उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज, जिसमें कोई एक विकर्ण बाहर आ जाए, बहिर्भाग में आ जाए, उसको हम अवतल बहुभुज कहेंगे। और अवतल भुज में एक और गुण है कि उनमें से एक कोण, अवतल बहुभुज का कोई एक कोण 180 से बड़ा हो तब भी वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो हमने इसमें छांटना है कौन सा बंद वक्र है, कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है, और कौन सा उत्तल बहुभुज है, कौन सा अवतल बहुभुज है। तो आपने पहला आपके पास है साधारण वक्र। साधारण वक्र के लिए हमें इसमें से देखना है कि साधारण वक्र कौन सा है। क्या ये साधारण वक्र है? सबसे पहले ये रेखा से बना हुआ है, और रेखा सीधी रेखाओं से बना है। चाहे आपका मुड़ी हुई रेखाओं से ही बना हो तो भी आपका साधारण वक्र हो सकता है। लेकिन ये किसी भी रेखा को, कोई भी रेखा दूसरी रेखा को काट नहीं रही है। काट करके कैसे काट रही है? जैसे आपने ये अगर आपके पास इस तरह से है, ये काट करके ऐसे निकल जाए तो ये जो है आपके पास यहाँ पर काट रही है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका साधारण वक्र नहीं है। या इस तरह से काट जाए तो ये भी साधारण वक्र नहीं है, तो इसको कहेंगे साधारण वक्र नहीं है। तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। लेकिन ये आपका रेखा काट नहीं रही है, ये रेखा आपके पास यहाँ तक है, इससे आगे दोबारा मुड़ गई है, लेकिन यह आपके पास एक दूसरे को काट नहीं रही है, इसलिए यह साधारण वक्र है। इसमें नंबर 2 पर ये भी साधारण वक्र है। क्यों? क्योंकि इसकी रेखा भी आपस में काट करके अंदर काट नहीं रही है कहीं भी, तो इसके ये भी साधारण वक्र है। इसके अंदर आकृति कहीं भी एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटती है, लेकिन इसके अंदर आकृति के अंदर आकृति है। तो आपके पास 2 गुण बताए हैं साधारण वक्र के। एक तो रेखा ना काटे, किसी अन्य रेखा को ना काटे, दूसरा कोई अंदर आकृति ना हो तो उसको बोलते हैं साधारण वक्र। तो इसमें आकृति इसके अंदर है तो ये साधारण वक्र नहीं हो सकता। ये एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, यहाँ ये रेखा जा रही है, उसके साथ ये रेखा आ रही है, तो ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। लेकिन ये है, ये आपके नंबर 5 पर ये है। नंबर 5 में ये जो है ये इस तरह से बना हुआ है
इसमें रेखा कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो ये आपका साधारण वक्र है। ना ही इसके अंदर कोई आकृति बनी है। दो बातें हमको देखनी होती हैं कि रेखा एक दूसरे को काटे ना, और साथ में उसके अंदर कोई आकृति ना बनी हो। तो ना ही इसके अंदर कोई आकृति बनी है, ना ही कोई रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, इसलिए यह एक साधारण वक्र है। ये भी साधारण वक्र है क्योंकि इसके अंदर भी कोई रेखा दूसरी रेखा को नहीं काट रही है, ना ही इसके अंदर कोई आकृति बनी है। इसी तरह से ये साधारण वक्र है। नंबर 6 जो है साधारण वक्र है। ये जो है ये रेखा खंडों से और मुड़ी हुई रेखा दोनों से बना हुआ चित्र है, लेकिन कोई भी रेखा दूसरी रेखा को काट नहीं रही है, तो और ना ही इसके अंदर कोई अन्य आकृति है, इसलिए यह भी साधारण वक्र है। इसके अंदर ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। तो कौन कौन से साधारण वक्र बने आपके उत्तर में? नंबर 1 ये साधारण वक्र है, नंबर 2 भी साधारण वक्र है, नंबर 3 साधारण वक्र नहीं है, नंबर 4 साधारण वक्र नहीं है, नंबर 5 साधारण वक्र है, नंबर 6 साधारण वक्र है, नंबर 7 ये भी साधारण वक्र है, नंबर 8 साधारण वक्र नहीं है। इसलिए इसके हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर में पहले क्वेश्चन का उत्तर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग नहीं है, चौथा भाग भी नहीं है। चौथे भाग में रेखाएं आपस में काट रही हैं, तीसरे भाग में आकृति के अंदर आकृति बनी है, फिर पांचवा भाग, इसके अंदर भी कोई आकृति नहीं, कोई रेखा दूसरे को रेखा को नहीं काट रही है, ना ही इसके अंदर कोई आकृति है, इसलिए ये भी है। नंबर 6 ये भी आपके पास साधारण वक्र है क्योंकि इसके अंदर भी कोई रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही है और ना ही कोई रेखा कोई आकृति इसके अंदर है। नंबर 7 भी आपका साधारण वक्र है क्योंकि इसके अंदर भी कोई रेखा दूसरी रेखा को नहीं काट रही है और ना ही इसके अंदर कोई आकृति है। नंबर 8 ये आपका साधारण वक्र नहीं है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां ये आंसर जो बने हैं ये आपके पास साधारण वक्र हैं। इतनी आकृतियां साधारण वक्र हैं, साधारण वक्र हैं। दूसरा प्रश्न है इसका दूसरा भाग बी, ये ए का उत्तर है। अब बी भाग जो है उसमें लिखा है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र का मतलब है कि हमें ये पहले साधारण होना चाहिए, उसके बाद उसको देखना है बंद। तो इन्हीं में से हमें ढूंढना है और किसी में से आकृति को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहला देखें, यह है आपके पास पहला। इसके अंदर ये जो वक्र है बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है, तो ये आपके पास बंद आकृति है, तो उत्तर में पहला आ जाएगा। दूसरे में भी ये भी बंद है, तो ये भी आपके पास बंद आकृति है, इसलिए ये भी आपका बंद वक्र आ जाएगा। अब आपके पास है पांचवा, ये भी बंद है, तो पांचवा भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब छठा आपके पास छठा है, ये भी बंद वक्र है, इसलिए ये भी आपके पास साधारण बंद वक्र बनेगा। अब है सातवां ये जो है ये भी बंद वक्र है, तो इसमें भी आपका साधारण वक्र बंद वक्र बनेगा। अब आपने देखा पहला, दूसरा, पांचवा, उसके बाद छठा, सॉरी इसमें सातवीं वाला लिखा गया, छठा और फिर है सातवां, ये सारे बंद वक्र हैं। यही साधारण वक्र हैं, यही साधारण बंद वक्र भी यही हैं, बंद वक्र। अब आ जाते हैं भाग सी पर। सी में पूछा गया है बहुभुज कौन सा है। बहुभुज में आपको पिछली वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ। जो बहुभुज है रेखाखंडों से बनी, सिर्फ रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो इन्हीं में ढूंढना है हमें कौन सी सिर्फ आपकी रेखाखंडों से बनी है। ये पहली आकृति रेखाखंडों से बनी है, कोई भी इसमें मुड़ी हुई रेखा नहीं है, इसमें भी कोई मुड़ी हुई रेखा नहीं है, सीधी रेखाखंडों से बनी है।
इसमें मुड़ी हुई रेखा है, इसलिए ये आपका बहुभुज नहीं है। ये भी सीधी रेखाओं से बनी है, इसलिए ये भी आपका बहुभुज है, क्योंकि ये सीधी रेखा से बनी है, मुड़ी हुई कोई भी रेखा नहीं है। इसमें भी मुड़ी हुई रेखा है, इसलिए ये आपके पास सब बहुभुज नहीं है। इसमें रेखा भी खंड भी है और मुड़ी हुई रेखा भी है, इसलिए दोनों है। इसमें मुड़ी हुई रेखा भी है और सीधी भी है, इसलिए ये भी आपका बहुभुज नहीं है। और ये तो मुड़ी हुई रेखा से बना है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। तो कौन से बहुभुज हैं? पहला, दूसरा और चौथा, बाकी ये सब बहुभुज नहीं है। तो तीसरे सी भाग का उत्तर है पहला, दूसरा और चौथे नंबर पर बहुभुज हैं, बहुभुज हैं। आ जाओ डी भाग। डी भाग के अंदर पूछा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब ये है कि हमारे पास पहले बहुभुज होना चाहिए, उसके बाद उत्तल बहुभुज की बात आएगी। तो हमारे पास ये चारों में से, तीनों में से पहला, दूसरा और चौथे में से ही आंसर निकलेगा। इसमें है उत्तल बहुभुज क्या होता है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जिनके विकर्ण अंदर ही बने, सारे विकर्ण अंदर ही बने, वो होता है उत्तल बहुभुज। इसके अंदर पहला जो भाग है, इसके अंदर एक बहुभुज ऐसा है जो बाहर विकर्ण बन रहे हैं। विकर्ण क्या होते हैं? जो आसन बिंदुओं को और सम्मुख बिंदुओं को मिलाए, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण इन दोनों को छोड़ दिया, हमने इस सामने वाले को मिलाया, तो ये बना विकर्ण। अंदर अंदर बनेगा यहाँ पर ये, और ये जो बाहर बन गया, एक विकर्ण भी बाहर आ जाए तो उसको हम उत्तल बहुभुज नहीं कह सकते। हम किसको कहेंगे? इसमें देखेंगे, पहला, दूसरा और चौथा ही देखना है। इसके अंदर विकर्ण ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो इसके विकर्ण दोनों अंदर ही हैं। तो इसमें दूसरा जो है उत्तल बहुभुज है, और चौथे में भी विकर्ण बाहर बन रहे हैं, इसलिए इसको भी हम उत्तल बहुभुज नहीं कहेंगे। तो डी के उत्तर हैं पहला नहीं है, दूसरा है, इसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। अब आ गया ई में क्या है? अवतल बहुभुज पूछा गया है। अवतल बहुभुज कौन से? जो उत्तल नहीं है, जिसके विकर्ण कम से कम एक बहिर्भाग में आ जाए, उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। अब पहले का विकर्ण बहिर्भाग में आ गया, चौथे का विकर्ण भी बहिर्भाग में आ गया, तो दूसरे का विकर्ण अंदर आ गया, बाकी सब तो बहुभुज ही नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथे में से देखना है। दूसरा हो गया उत्तल बहुभुज, पहला और चौथा हो गया अवतल बहुभुज। तो हमारे उसका आंसर आ गया पहला और चौथा, यह है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया साधारण आकृति, साधारण वक्र। साधारण वक्र वो हैं जिनकी रेखा आपस में किसी अन्य रेखा को नहीं काटती और जिसके अंदर भी कोई आकृति नहीं बनती है। इसमें रेखा नहीं काटती, इसमें भी नहीं काटती, इसमें आपको आकृति के अंदर आकृति बनती है, इसलिए साधारण वक्र नहीं है। इसकी रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं है। ये आपका वक्र मुड़ी हुई रेखा से बना है, लेकिन इसके अंदर आकृति नहीं है और ना ही रेखा कोई काट रही है एक दूसरे से, तो ये भी आपका साधारण वक्र है। ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है। तो पहला, दूसरा, उसके बाद आपके पास पांचवा, छठा, सातवां, ये दोनों सारे के सारे साधारण वक्र हैं। और फिर साधारण बंद वक्र। बंद वक्र कौन से होंगे? पहले साधारण होना जरूरी, उसके बाद हम साधारण बंद वक्र देखें, यानी इन पांचों में से ही उत्तर निकालेंगे। पहला बंद है, दूसरा वो भी बंद है, उसके बाद पांचवा वो भी बंद है, छठा भी बंद है और सातवां भी बंद है। कहीं से भी खुली आकृतियां नहीं है, इसलिए यही साधारण बंद वक्र भी हैं। अब बहुभुज जो सिर्फ रेखाखंडों से बनी आकृति हो, उसको बोलते हैं बहुभुज। तो आपके पास मुड़ी हुई रेखाओं से ना बनी हो, सीधी रेखाओं से, तो ये आपका सीधी रेखाओं से बना है, तो ये बहुभुज है।
ये भी सीधी रेखाओं से बना है, ये भी बहुभुज है। लेकिन ये जो है रेखाओं से नहीं बना, तो इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। ये आपके पास सीधी रेखाओं से बना है, तो ये बहुभुज है। चाहे आपकी आकृति में बाहर आ गया है, लेकिन रेखाखंडों से बना है, इसलिए ये बहुभुज है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये मुड़ी हुई रेखा है, जिस रेखाखंड से नहीं बना है। ये भी मुड़ी हुई रेखा से बना है, इसलिए ये भी बहुभुज नहीं है। इसमें मुड़ी हुई रेखा भी है और सीधी रेखा भी है, लेकिन सारा आपके बीच में मुड़ी हुई रेखा आ गई, तो यह बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है। तो कौन से हैं? पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही बहुभुज हैं, बाकी कोई भी बहुभुज नहीं है। अब इसके अंदर उत्तल बहुभुज, जो बहुभुज हैं वही उत्तल हो सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा ही देखेंगे। उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर ही बने, तो इसमें देखा हमने, इसमें विकर्ण अंदर ही बन रहे हैं। तो पहले में विकर्ण एक बाहर आ गया, तो हमारा ये उत्तल नहीं है। दूसरे वाला उत्तल बहुभुज है, और चौथा इसमें भी विकर्ण बाहर आ गया, इसलिए ये भी उत्तल बहुभुज नहीं है। तो कौन सा उत्तल बहुभुज? पहला नहीं है, दूसरा और चौथा भी नहीं है, सिर्फ दूसरा भाग जो है उत्तल बहुभुज है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में आपका ये तो उत्तल हो गया। अब पहला और चौथा, इनके जो विकर्ण है बहिर्भाग में आ गई, इसलिए ये दोनों के दोनों अवतल बहुभुज हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? तो आपके पास पहला है एक उत्तल चतुर्भुज। तो हम पहले उत्तल चतुर्भुज बनाएंगे, उसके बाद हम इसके विकर्ण बनाएंगे, फिर एक समषटभुज और एक त्रिभुज। तो आपके पास है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज कोई भी है उसके विकर्ण अंदर ही बनेंगे, और अवतल चतुर्भुज होता तो उसके विकर्ण बाहर बनते। इसमें 2 विकर्ण हैं, हम देखते हैं कैसे हैं 2 विकर्ण में। एक ये और एक ये विकर्ण होते हैं जो आसन बिंदुओं को छोड़कर सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। अब हमारे पास ये चतुर्भुज है ABCD। इसके अंदर A बिंदु को अगर विकर्ण A से बनाने हैं तो B और D को उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर B से मिल जाता है वो रेखाखंड बन जाता है, D से मिल जाता है तो भी रेखाखंड बनता है, तो AC ही विकर्ण होगा। इसी तरह B से भी विकर्ण C और A बिंदु को छोड़ करके B से विकर्ण BD ही होगा, C से विकर्ण B और D को छोड़कर CA ही होगा, D से विकर्ण C और A, इसके आसन बिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा, उसके सामने वाले सम्मुख बिंदु को मिलाएंगे तो ये विकर्ण बनेगा। तो हमारे पास 4 बिंदु यहाँ पर हैं। 4 में से 4 बिंदु कौन से हैं? A, B, C और D। इन 4 बिंदु को A ने विकर्ण बनाया, तो 4 बिंदुओं में से B और D को छोड़ दिया, 3 बिंदु को छोड़ दिया, सिर्फ एक बिंदु पर विकर्ण बना, यानी 4 - 3, इतने विकर्ण बना पाया। इसने B बिंदु जो है वो विकर्ण C और A को छोड़ दिया, तो कितने विकर्ण बने? 4 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं तो विकर्ण बना ही नहीं पाए, ओनली एक बिंदु, तो 4 - 3 इसने बनाए। C ने भी 4 बिंदुओं में से D और B को छोड़ दिया, तो कितने बिंदु बना? 4 - 3 पे। इसी तरह से D पे भी 4 - 3 पर विकर्ण बना। इतने विकर्ण A ने बनाए, इतने B ने, इतने C ने और इतने D ने, यानी कि कुल विकर्ण कितने हुए? अगर हम 4 - 3 को जोड़ दें, 4 - 3 जमा 4 - 3 जमा 4 - 3, ये बार बार सेम चीज जुड़ रही है, तो इसको हम एक बार लिखते हैं 4 × 4 - 3। तो कितना हुआ ये? 4 × 3, 4 - 3 1, यानी कि 4, यानी 4 विकर्ण बनेंगे। जबकि हमने देखा बार बार रिपीट हो रहा है, A वाला C से और C वाला A से बराबर सेम आ रहा है, B वाला D से और D वाला B से सेम आ रहा है, तो डबल डबल हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, आधे विकर्ण बनते हैं इसके, तो 2 से भाग करके 2 विकर्ण। तो एक उत्तल चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण बने। अब आ जाता है समषड्भुज। समषड्भुज क्या होता है? समषड्भुज होता है सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो। तो आपके पास समषड्भुज हम बनाएंगे, प्रत्येक कोण भी बराबर हो। जिसके सब भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हो उसको कहते हैं सम। 6 भुजाएं हैं तो समषड्भुज, 4 भुजाएं हैं तो समचतुर्भुज, अगर 3 भुजाएं हैं तो समबाहु त्रिभुज। इस तरह से सम में हमारे कोण और भुजाओं की लंबाई बराबर रहती है। अब हमने इसके विकर्ण लेने हैं। मान लो इसके पॉइंट हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सेम इसी तरह करेंगे जैसे पहले किया है। मान लो ए ने विकर्ण बनाने हैं, बी और एफ को छोड़ देगा। टोटल 6 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 बिंदुओं के अगर ए ने विकर्ण बनाने हैं तो ये 3 बिंदु से छूट जाएंगे, तो विकर्ण बनेगा ए से सी की तरफ। ए सी, बी डी और ए एफ, ए ई। कौन सा बना? ए सी, ए डी और ए ई। ए ने 3 विकर्ण बनाए, यानी कि 6 - 3 बिंदुओं पर विकर्ण बने। अब बी ने भी कितने विकर्ण बनाए? बी जो है सी और ए को छेड़ देगा और इसमें बी डी, बी ई और बी एफ विकर्ण बनेंगे। बी ई, बी डी, बी ई और बी एफ। तो बी ने भी 6 में से 3 बिंदुओं पर बी ने डी पर, ई पर और एफ पर 3 बिंदुओं पर विकर्ण बनाए। इसी तरह सी ने जो विकर्ण बनाए वो कौन से हैं? सी जो है डी और बी बिंदुओं को छोड़ देगा। आसन बिंदुओं को छोड़ करके सामने वाली भुजा को मिलाने से जो विकर्ण बनते हैं, जो रेखाखंड बनते हैं, वही विकर्ण कहलाते हैं। ये पहले से मिला हुआ है। तो सी ने भी एक सी ई बनाया, सी एफ बनाया और सी ए बनाया। सी 6 - 3, 6 में से 3 बिंदुओं पर उसने विकर्ण बनाया। कौन सा? सी ई, सी एफ और सी ए। सी ए पहले से बना हुआ है, वो ए सी में आ गया। जो ए सी है वही सी ए है, तो हमने दोनों में से एक लिया। अब बनाएंगे डी बिंदुओं पर। डी बिंदुओं पर कौन से विकर्ण बना? डी बिंदुओं से सी और ई को छोड़ करके डी एफ और डी ए और डी बी, यानी डी एफ। और डी ए पहले से बना हुआ है, डी बी पहले से बना हुआ है, डी बी और बी डी, ये बी डी आपका पहले से बना हुआ है। और डी बी, ये ए डी और डी ए सेम है। ए डी आपके पास और डी ए जो है वो सेम बने हुए हैं, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी ने भी 3 बिंदुओं पर विकर्ण बनाए। अब इसी तरह से ई ने भी 3 बिंदुओं पर, इन तीनों को छोड़ करके सी पर, बी पर और ए पर, यानी कि ई बिंदु ने भी 6 - 3 विकर्ण बनाए। इस तरह एफ बिंदु ने भी, एफ ने ई और ए को छोड़ दिया, इन 3 बिंदुओं पर विकर्ण बनाए, यानी कि 6 - 3 बिंदुओं पर विकर्ण बने। अगर इनको सबको जोड़ दें तो कितना बनेगा? 6 - 3 गुना में 1 2 3 4 5 6, 6 बार ऐसा हुआ। तो हमारे पास इसमें डबल कोण आए, डबल विकर्ण आए। तो इसको हम 2 से भाग करके विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे। 6 - 3 3 गुना 6
बटा में 2, 2 तिये 6, 3 तिये 9, तो इसमें विकर्ण बने 9। इस प्रकार ये फार्मूला बन गया कि जितनी भुजाएं हैं, जितने बिंदु इसमें हैं, 6 बिंदु हैं, तो हमारे 6 में से 3 को माइनस करना है। मान लो आपके पास 10 बिंदु का कोई चित्र आ जाता है, तो उसके विकर्ण कितने बनेंगे? 10 माइनस 3 गुना में 10 बटा में 2, तो क्या है? इसका मतलब n गुना n माइनस 3 बटा 2 एक फार्मूला बन गया। तो कितना हुआ? 10 माइनस 3 7 गुना में 3 5, 35 विकर्ण बनेंगे। पर हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं था, हमारे पास क्वेश्चन उत्तल चतुर्भुज का था, सम चतुर्भुज का। अब आ जाता है एक त्रिभुज। त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? एक त्रिभुज मैं यहाँ बना रही हूँ। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? ये तीसरा भाग है, ये ए भाग था, ये बी भाग है और ये सी भाग है। कि विकर्ण कितने बनेंगे? विकर्ण क्या होते हैं? आसन बिंदुओं को छोड़कर सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ही विकर्ण होता है। ए के आसन बिंदु है बी, बी को छोड़ दिया, सी पर अगर कोण बनाए तो ये भुजा बन गई। या यूं कह लो, ए के जो आसन बिंदु बी भी है और सी भी है, बी का आसन बिंदु सी भी है और ए भी है, और सी का आसन बिंदु बी भी है और ए भी है। कहीं विकर्ण बनेगा ही नहीं सम्मुख बिंदुओं से मिलाने वाली, तो इसमें कोई विकर्ण नहीं होगा। कितना? शून्य विकर्ण बनेंगे, 0 शून्य, शून्य विकर्ण इसमें बनेंगे। इस प्रकार ये दूसरे क्वेश्चन में उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण, सम षड्भुज में 9 विकर्ण और त्रिभुज में 0 विकर्ण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का आंसर जो है वो 2 विकर्ण और बी का जो आंसर है 9 विकर्ण और सी का आंसर वह 0 विकर्ण। तो आपके पास इस तरह से हम कितनी भी बहुभुज का अगर विकर्ण निकालना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? n भुजाएं, भुजाओं में से 3 बिंदु घटा दो, जितनी भुजाएं उससे 3 बिंदु हटा दो, और 2 बटा में n ब्रैकेट n माइनस 3 बटा 2, ये विकर्णों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। किसी भी विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज को आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। बहुभुज के विकर्णों को इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योगफल क्या है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? तो हमें उत्तल चतुर्भुज बनाना आता है कि जिसके विकर्ण अंदर ही बनेंगे। तो ये सब आपके पास ये उत्तल चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। उत्तल चतुर्भुज में इसके विकर्ण कितने हैं? 2 विकर्ण बनते हैं। ये हम एक विकर्ण बना करके इसमें जो है 2 त्रिभुजें बन गई। इन 2 त्रिभुजों में इसका क्षेत्रफल, इसका जो कोणों का योगफल है वो 180 है, इसके कोणों का योगफल भी 180 है। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और इसका फार्मूला है n-2 गुना 180। n कितना है यहाँ पर? 4, 4 माइनस 2 गुना 180, तो 4 माइनस 2 2 गुना 180। 2 क्या चीज है? 2 त्रिभुजें हैं, एक विकर्ण से यहाँ पर 2 त्रिभुजें बन गई, तो 360 डिग्री इसका कोणों का माप होगा। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का, कोणों के मापों का योगफल जो है वो 360 डिग्री है। अब यहाँ पे आता है यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? बिल्कुल होगा। इसमें देखो उत्तल नहीं है तो ये अवतल होगा। तो अवतल चतुर्भुज में भी कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो है 2 ही त्रिभुजें बन रही हैं इसके अंदर भी, तो इसके कोणों का योगफल भी 360 डिग्री ही होगा। तो एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो हमने ये चतुर्भुज बनाया जिसमें ये उत्तल ना होकर के अवतल चतुर्भुज है, तो इसलिए इसके कोणों का योगफल भी
360 डिग्री है। इस तरह बच्चों मैंने क्वेश्चन की एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया है। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छी तरह दोबारा करोगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।